together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है आमोजिश. दोस्तों आदाब, आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश. आज के इस प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है वैल्यू एजुकेशन यानी अक़दारी तालीम. आज हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर आफ्ताब आलम सर. सर, आपका आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफरोज ज़हीर साहब. आज के इस मौजू इससे कबल कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं मुख्तसर तारुफ सर का कराना चाहता हूँ. डॉक्टर आफ्ताब आलम सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में. सर एक बेहतरीन मुसन्निफ़ है, एक बेहतरीन टीचर है. सर की एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है और 2 किताबें ज़ेर तसनीफ़ है. सर के 30 से ज़ायद मज़ामीन मुख्तलिफ़ जर्नल्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शाये हो चुके हैं. आइए हम सर से बात करते हैं. सर, सबसे पहले अगर हम अक़दार की बात करते हैं तो आप अक़दार के तसव्वुर को हमारे सामने रखिए कि अक़दार का तसव्वुर क्या है और उसकी तारीफ़ क्या है. बहुत बहुत शुक्रिया इस मौजू पे बात करने के लिए, इस मौजू पे गुफ्तगू के इनेकाद के लिए. मैं अपनी बात की शुरुआत महात्मा गांधी के इस कॉल से करता हूँ जिसमें महात्मा गांधी ने ये कहा है, कद्र एक ऐसा अमल है जो हमें सत्यम, सच्चाई, शिवम, भलाई और सुंदरम, खूबसूरती को समझने के काबिल बनाता है. यानी ऐसी चीज़ें, ऐसा अमल जो हमें इन तीनों, जो हमारी हिंदुस्तानी रस्म व रिवाज और हिंदुस्तानी जो तहजीब व सकाफ़त है उसको इन तीनों अल्फाज में समोए हुए हैं. ये 3 अल्फाज है, सत्यम जिसका मतलब है सच्चाई, शिवम भलाई और सुंदरम खूबसूरती. इन तीनों को समझने के काबिल बनाने वाला जो अमल है वो अक़दार कहलाता है. अक़दार को कई तरीके से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं. अगर उसके तस्वुर को, हर वो चीज़, वो अमाल, वो सरगर्मियाँ, वो बिहेवियर जो इंसान को एक इंसान बनाता है, आप एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द के लिए मुफीद बनाता है, वो तमाम चीज़ें अक़दार की ये में दायरे में आती हैं. अक़दार की मुख्तलिफ तारीफ़ की गई है. इसको इंग्लिश में वैल्यू लफ्ज़ दिया जाता है. ये कद्र, जैसे उर्दू में अक़दार जो है कद्र की जमा है, इसी तरीके से वैल्यूज़ एक प्लूरल लफ्ज़ है जो वैल्यू, जिसका सिंगुलर वैल्यू है. ये इसकी अगर हम यानी लोगी तहकीक में जाएं और लोगी मानी समझने की कोशिश करें तो ये लातिनी ज़बान से निकला हुआ है और वहाँ से ही उसकी क्या बोलते हैं कि यानी जड़ हम मंबा के तौर पर उसको देख सकते हैं, उसकी जड़ के तौर पर उसको समझ सकते हैं.
اردو میں اگر ویلو کی بات، اردو میں اگر قدر کی بات کرے، اقدار کی بات کرے، تو اردو میں یعنی اس کی لغوی معنی تو یہی ہے کہ قدر واحد ہے، اقدار جمع ہے. لیکن انگلش میں یہ ایک لاطینی زبان جس کے ویلیرے ہے، VALERE، ویلیرے ایک لفظ ہے جو لاطینی لفظ ہے، اسی سے یہ لفظ ویلو ماخوذ ہے، جس کا مطلب لغوی مطلب ہوتا ہے کسی چیز، کسی شے یا فرد کا اہم ہونا، مفید ہونا، یعنی قیمتی ہونا اور کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہونا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اشیاء، وہ چیزیں یا وہ اعمال یا وہ انسان کا بیہیویئر جو انسان کو اہم بناتا ہے اور دوسرے کے لیے مفید بناتا ہے، وہ تمام اعمال اور سرگرمیاں کیا کہلاتی ہے؟ اقدار کے دائرے میں آتی ہے. جی اقدار کو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی تعریف کی ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے. ہم اس کی تعریف ایک ہندوستانی مصنف کی تعریف سے شروع کرتے ہیں. رادھا کمل مکھرجی ہیں. انہوں نے اقدار کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اقدار کو سماجی طور پہ منظور شدہ خواہشات اور اہداف کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے. یعنی اقدار وہ خواہشات ہیں جو سماجی طور پہ منظور شدہ ہے، سماج نے جس کو قبول کیا ہوا ہے، اور وہ اہداف ہیں جن کو سماج نے اپنے تہذیب میں یا اپنے ثقافت میں کے دائرے میں رکھا ہے. اس طرح کے اہداف اور خواہشات کو اقدار کے سماجی طور پہ مقبول خواہشات اور اہداف کو اقدار کہا جا سکتا ہے. یعنی سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس معاشرے یا سماج میں رہتے ہیں تو اس معاشرے اور سماج کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو سماجی طور پر قابل قبول ہوتے ہیں اور جن کو فالو کرنا سب کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور وہی اقدار کے دائرے میں آتے ہیں. بالکل بالکل جی. اور اس میں جو ایک کنڈیشننگ لگاتے ہیں، جو یہ رادھا مکھرجی، کمل مکھرجی کہتے ہیں، ان کی اس میں ایک کنڈیشن یہ لگاتے ہیں کہ اکتسابی یا سماجی کاری کے عمل، یعنی سوشلائزیشن کا عمل ہے یا لرننگ کا جو عمل ہے، اس کے ذریعے اندرونی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یعنی جیسے سوشلائزیشن کا عمل ہوتا ہے، اس کی ضمن میں اقدار بھی انسان کے اندر پروان چڑھتی رہتی ہے. اسی طریقے سے جیسے لرننگ ہوتی ہے، اس لرننگ کے ضمن میں اقدار بھی انسان کے اخلاق کا حصہ بنتا جاتا ہے. اسی وجہ سے رادھا مکھرجی نے یہ کنڈیشننگ اس میں لگائی ہے جب ہم اقدار کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ویسٹرن اگر فلسفرز کی بات کریں یا مغرب کے جو ماہرین ہیں، ان میں جان ڈیوی ہے. جان ڈیوی کی اگر مطابق ہم دیکھیں تو یہ جان ڈیوی کہتے ہیں کہ اقدار فطری طور پر پسندیدگی کے ساتھ جڑی ہو سکتی ہے، یعنی فطرت سے ساتھ یہ اس کا اتصال ہوتا ہے، اس کا جڑاؤ ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جن کو جاننے کے بعد فیصلے نے منظور کیا ہے، جس کا تعلق پر اعتراض کا انحصار ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیجیے ان کے حساب سے یہ ہے کہ وہ فطری تو ہے، یعنی فطری صرف یہ نہیں، مطابق ہاں فطرت کے موافق تو ہونے چاہیے، ساتھ ساتھ لیکن اس کی منظوری بھی، جیسے پچھلی تعریف میں کی گئی ہے کہ اس کی منظوری بھی سماج میں ہو، فطرت بھی ہو، فطری بھی ہو، اور اس کی سماج کی میں منظوری بھی ہو. اسی وجہ سے کچھ چیزیں فطری ہونے کے باوجود بھی وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے اور وہ سماج کی منظوری ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اقدار کا حصہ نہیں رہتا. جی جی. لیکن وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ فطرت کی وہ چیزیں، وہ فطری چیزیں جو سماج کا حصہ نہیں ہے، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ وہ سماج کا حصہ بنا، تو پھر وہ اقدار میں شامل ہو جاتے ہیں. جس کو اگزامپل کے طور پہ یا مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ ریسرچ ایتھکس ابھی ہم ہمارے کیا بولتے ہیں PhD کے سلیبس کا حصہ بن گیا ہے، اور 21 سینچری 21ویں صدی میں ہم اس کو ہر جگہ جب بھی ریسرچ کی بات آتی ہے، ریسرچ ایتھکس کی بات آتی ہے. اگر پچھلی صدی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس طریقے یہ اقدار کا اس طریقے سے حصہ نہیں ہوا کرتا تھا جو جس طریقے سے اب حصہ ہو گیا ہے، کیونکہ بدلتے وقت کے ساتھ تحقیقیں بڑھ رہی ہیں اور کاپی پیسٹ کے جو خدشات بڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ جو اقدار ہے وہ بنیادی اقدار میں شامل ہو گیا. جبکہ پہلے یہ ایسا نہیں کہ نہیں تھا، لیکن بنیادی اقدار میں نہیں تھے، یہ سیکنڈری اور ثانوی اقدار میں شامل تھے. جی بالکل. اسی طریقے سے دوسرے لوگوں نے بھی الگ الگ تعریفیں کی ہیں. جیسے ہل کو دیکھیں، یہ بھی ویسٹرن فلسفرز میں مانے جاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اقدار انفرادی عقائد ہیں جن کے ساتھ لوگ قابل قدر اہمیت رکھتے ہیں اور جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو منظم کرتے ہیں.
यानी इंसान की बुनियादी अकायद है जिसको हम समझते हैं और उसी के उन्हीं उसूलों पे बुनियाद पर अपनी जिंदगी को एक यानी तंजीम करते हैं या अपनी जिंदगी को एक राह पे लाते हैं, एक दायरे पे रखते हैं। और उन्होंने मजीद आगे कहते हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि अक़दार हमारे सामने वो उसूल हैं जिससे हम हमारे जिंदगी में तर्ज अमल की रहनुमाई करते हैं। यानी जिन उसूलों से हमें अपनी जिंदगी की तर्ज अमल में रहनुमाई मिलती है वो उसूल अक़दार है। इसी तरीके से आप मजीद आगे कहते हैं कि अशिया और ख्यालात बेशकीमती है क्योंकि हम उनकी कदर करते हैं और उनकी वसीलियाबी या कदर की ख्वाहिश रखते हैं। जी सर, सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अभी रुकेंगे हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी के बारे में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इजाद के बारे में जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, अक्कासी यानी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी की शुरुआत 9वीं सदी के आगाज़ में हुई। सबसे पहले फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ निसोफोर निएप्से ने 1826 में दुनिया की पहली तस्वीर बनाई। उसने एक धात की प्लेट पर खास किस्म का कीमियाई मादा लगाकर रोशनी के ज़रिए तस्वीर महफूज की। इस अमल को हिलियोग्राफी कहा जाता है, लेकिन इसमें तस्वीर बनाने में कई घंटे लग जाते थे। इसके बाद फ्रांसीसी मौजिद लुइस डेगुरे ने 1839 में एक बेहतर तरीका ईजाद किया जिसे डेगुरेटाइप कहा गया। इसमें चांदी चढ़ी तांबे की प्लेट और कीमियाई भाप का इस्तेमाल होता था और तस्वीर ज़्यादा साफ और कम वक्त में बन जाती थी। यही इजाद दुनिया में फोटोग्राफी के बाकायदा आगाज़ का सबब बनी। तकरीबन इसी ज़माने में इंग्लैंड के विलियम हेनरी फॉक्स टैलबॉट ने कैलोटाइप तरीका ईजाद किया, जिसमें कागज़ पर तस्वीर छापी जाती थी और एक ही नेगेटिव से कई तस्वीरें बन सकती थीं। शुरू में अक्कासी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन बाद में रंगीन फिल्म और फिर 20वीं सदी में डिजिटल कैमरे ईजाद हुए। दोस्तों, आज तो हम सब के मोबाइल फ़ोन में कैमरे मौजूद हैं और फ़ोटो खींचना चंद सेकंड का काम रह गया। दोस्तों, फोटोग्राफी ने न सिर्फ यादों को महफूज करने का तरीका दिया, बल्कि सहाफ़त, साइंस, तालीम और फ़नून लतीफ़ा में इनकलाब पैदा कर दिया। और ये सब आगाज़ हुआ निप्से की उस पहली धुंधली सी तस्वीर से, जो आज तारीख का एक कीमती हिस्सा है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहे रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज हम वैल्यू एजुकेशन यानी अक़दार पर मबनी तालीम के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफ्ताब आलम सर। सर, अभी आप अक़दार की वजाहत कर रहे थे कि वैल्यूज़ क्या हैं, अक़दार क्या हैं, तो अक़दार के अक़साम क्या हैं, यानी हम अक़दार को कितने किस्मों में बांट सकते हैं? जी, अक़दार की अगर हम अक़साम की बात करें तो मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ तरीके से इसके अक़साम को बयान किया है। पहली जो किस्में आमतौर पर बयान की जाती है, जिसकी बुनियाद फ़ौक़ियत के ऊपर है, यानी कौन अव्वल दर्जा रखता है, कौन सानवी दर्जा रखता है, कौन सालिस दर्जा रखता है। अक़दार में जो उनकी अपनी एक तरतीब है, दर्जा बंदी है, उसकी बुनियाद पर हम अक़दार की अगर तकसीम करें तो 5 अक़साम कॉमनली बयान किए जाते हैं उमूमी तौर पे। जिसमें से पहला क्या है कि असली और कामिल अक़दार, जैसे सच्चाई है, अच्छाई है, खूबसूरती है, पाकीज़गी है, ये बिल्कुल कामिल और असली बुनियादी अक़दार हैं जो सबसे ज़्यादा अव्वलियत या अव्वल दर्जा रखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो दूसरे दर्जे के अक़दार हैं वो इंसानी तरक्की और खुशी में शिरकत के अक़दार हैं, कि जैसे इंसान तरक्की करता है उसमें दूसरों को शरीक करना, अपनी डेवलपमेंट में, अपनी तरक्की में, अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करना, ये जो अक़दार है जो हमारे समाज का आज हिस्सा भी है। हम हर खुशी में, हर अच्छा इंसान क्या करते हैं कि उनके इसी अक़दार की बुनियाद पे हम दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। ये दूसरे दर्जे के अक़दार हैं। तीसरे दर्जे में इलाक़ाई समाज की तरक्की में किरदार अदा करने के काम, जैसे समाजी कामों में हम क्या करते हैं, शिरकत करते हैं, ये तीसरे दर्जे के अक़दार है। चौथे दर्जे के अक़दार की बात करें तो मुल्क और रियासत की तरक्की में हिस्सेदारी के काम, हमारा जो कंट्रीब्यूशन मुल्क के डेवलपमेंट में, हमारे यानी क्या बोलते हैं कि इलाका से ऊपर उठ करके पूरी रियासत यानी स्टेट के डेवलपमेंट में या बड़े समाज के डेवलपमेंट में जो हम हिस्सेदारी अदा करते हैं, ये अक़दार जो है चौथे दर्जे के अक़दार हैं। पांचवें दर्जे के जो अक़दार हैं, किसी शख्स की परवरिश करना, किसी फैमिली का बंदोबस्त करना, उनकी हालत ज़ार में उनकी मदद करना, ये पांचवें दर्जे के अक़दार हैं। जी। दूसरी जो किस्म की जाती है वो अक़दार के अपनाने वाले की जो यानी अलग अलग किस्म के लोग हैं या अलग अलग किस्म के यानी क्या बोलते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में चीज़ें बटी हुई हैं। उस कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें तो उसकी चंद अलग किस्में की जाती हैं। जैसे इनफरादी अक़दार, जो एज अ फ़र्द हम जिस चीज़ों को अपनाते हैं, जिन उसूल ज़वाबित को हम अपनाते हैं, और आम तौर पे जैसे हम इसको कह सकते हैं कि ईमानदारी है, सालमियत है, भाईचारा है, नज़्म ज़ब्त वगैरह है, ये सब इनफरादी अक़दार में आते हैं। उसके अलावा एक तंजीमी अक़दार, जब हम किसी मान लीजिए वर्किंग प्लेस पे होते हैं, जब हम किसी खिदमत से मुत्तसिल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि टीचिंग एंड लर्निंग के पेशा से अगर आप दर्स व तदरीस के पेशा से अगर आप मुत्तसिल हैं और किसी इदारे में काम करते हैं, तो उस इदारे में रहते हुए आपके कुछ अक़दार हैं, जैसे साथ मिल के काम करना, उस इदारे की तरक्की के लिए काम करना, एक दूसरे से हसद न करना, एक दूसरे की तकलीफ में या उनके किसी काम में कोई कमी है उनकी रहनुमाई करना पॉजिटिव वे में, उनको एक स्ट्रेटजी बनाना कि किस तरीके से हम सब मिल के काम कर सकते हैं, आपसी इत्तेहाद कायम करना, ये सब तंजीमी अक़दार में आते हैं। उसके बाद समाजी अक़दार है, किस तरीके से समाज यानी में अमन व शांति रहे, समाज एक सही तरीके से आगे बढ़े, नई आने वाली चीज़ें समाज का हिस्सा बनते रहे, किसी तरह का कोई उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। इसके लिए जिस मिसाल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि इंसाफ है, समाज में इंसाफ कायम रहे, मुसावात कायम रहे, आज़ादी जो हर फर्द की जो आज़ादी है, फैमिली की जो आज़ादी है वो उसको मिले, आपसी भाईचारा हो, एक दूसरे का एहतराम हो, एक दूसरे के हुकूक का एहतराम हो, एक दूसरे की जिम्मेदारियों के तई मुस्बत ख्याल हो, ये सब चीज़ें समाजी अक़दार में आते हैं। उसके बाद रूहानी अक़दार आते हैं। रूहानी अक़दार में इंसान गैर मादी चीज़ों से, ये रूहानी अक़दार यानी जो मादी चीज़ों से जिसका कोई ताल्लुक़ ना हो, रूहानी अक़दार का ताल्लुक़ इंसान की गैर मादी चीज़ों से होती है। जैसे कि आप इसको समझने के लिए आप जैसे परहेज़गारी है, इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो दूसरे अक़दार में भी होंगे और यानी एक से ज़्यादा कैटेगरी में होंगे।
तो जैसे ये परहेजगारी है, इसी तरीके से क्या बोलते हैं कि इंसानी दोस्ती है, ज़ाती जो मफाद है उस पर कंट्रोल है, ये सब हम रूहानी जब प्रैक्टिसेस करते हैं या रूहानी जब हम तरबियत लेते हैं तो इन चीज़ों पे अपने यानी ज़ाती मफाद पे कैसे कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है, इंसानी दोस्ती कैसे कायम रखनी है, दूसरे को हुकूक का कैसे ख्याल करना है, ये सब चीज़, परहेजगार कैसे रहना है, ये सब चीज़ें रूहानी अक़दार में आते हैं। आलमी अक़दार, आज ये दौर चूँकि आलमी दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो आलमी अक़दार भी इसका हिस्सा 21वीं सदी में आलमी अक़दार भी एक अहम दर्जा रखता है, यानी जिसमें हम पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के अक्रॉस द बॉर्डर सोचे, पूरी दुनिया के लोगों को एक सोसाइटी, एक समाज समझे, चाहे वो हमारे मुल्क का हो या ना हो, हर फर्द का एहतराम हो, हर फर्द से मोहब्बत हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोना में रहने वाला हो। इन्वायरमेंट के ताल्लुक से अगर इसको ज़्यादा और अच्छी तरह समझा जा सकता है कि हम अपने मुल्क के टेरिटरी में कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे गरचे हमारे मुल्क का इन्वायरमेंट ख़राब तो नहीं हो रहा है, लेकिन आस पड़ोस बगल वाले मुल्क के इन्वायरमेंट ख़राब हो रहे हैं। इसके लिए ईमानदारी है, दयानतदारी है, यानी खुशियों में दूसरे की शमूलियत है, एक दूसरे का एहतराम है, इंसानी अक़दार का ख्याल है, ये आपसी इत्तेहाद व इश्तराक है, ये सब चीज़ें आलमी अक़दार में आते हैं। जी सर। इसके अलावा एक किस्म मजहबी अक़दार भी माना जाता है। मजहबी अक़दार को हर मजहब के हिसाब से ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे हर मजहब के जो बुनियादी उनकी अक़दार है, बुनियादी उनके जो थॉट्स हैं, वो उनके मजहबी अक़दार में आते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि खुद शऊरी में खुदा के मुतालिक तजर्बात क्या है, खुदा के वजूद के बारे में हम क्या सोचते हैं, तो अलग अलग मजहब में अलग अलग यानी थॉट है। जैसे यानी ईसाइयत में खुदा का तस्वुर अलग है, इस्लाम में खुदा का तस्वुर अलग है, इसी तरीके से हिंदुइज्म में भगवान का खुदा का तस्वुर अलग है। तो ये उनके जो तस्वुर है और बुनियादी जो थॉट है, उनके हिसाब से वो मजहबी अक़दार में शामिल होते हैं, उनका मानना भी उनके अक़दार में शामिल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कह सकते हैं कि जमालियाती अक़दार है। जमालियाती अक़दार जिसकी शुरुआत हमने कहा था, जिसमें लास्ट लफ्ज़ी था, जिसकी खूबसूरती के बारे में हमने कहा था, इसमें फ़नून लतीफ़ा आ जाते हैं, जैसे फ़ाइन आर्ट्स है, मुसव्विरी है, जैसे पेंटिंग है, मौसीकी है, म्यूज़िक है, डांस है। इनकी जो अक़दार हैं, इनसे मुताल्लिक़ जो अक़दार हैं, जिन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वो जमालियाती अक़दार में आते हैं। जी सर। सर, सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्दी लौटेंगे। आप सुन रहे हैं आमोज़िश, रेडियो मानू 90.0 FM का टीचिंग एंड लर्निंग शो। You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अगर तुम्हें जिंदगी अजीज है तो वक्त ज़ाया न करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी वक्त के ही बहुत से लम्हों से मिलकर बनती है। एक मशक्की दानिश्वर। You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. Dr. Seuss. सुदर्शन कहते हैं, जो कि साहित्यकार हैं हिंदी के, धन तो वापस किया जा सकता है, धन तो वापस किया जा सकता है, परंतु सहानुभूति के शब्द वे ऋण है जिसे चुकाना मनुष्य की शक्ति के बाहर है।
This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं आमोजिश रेडियो मानू 90.0 एफएम का ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम वैल्यू एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब आलम सर। सर, हम अक़दार की बात कर रहे थे, तो मौजूदा समाज में अगर हम देखें तो अक़दार का बहरान बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? क्यों अक़दार में इतना बहरान आ रहा है? देखिए, मौजूदा मुआशरा जो है मादियत की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की हो रही है, इल्म का दायरा वसी हो रहा है, सनअतकारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लोग गांव से शहर की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जिसको शहरकारी कहते हैं। वहाँ ये आईसीटी का ये दौर है। मगरबी सकाफत का आप कह लीजिए किसी हद तक असर बढ़ रहा है जी। आलमी गुर्बत भी बढ़ रही है, बावजूद इसके कि हम सनअतकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद आप अगर इंडेक्स देखें तो आलमी गुर्बत में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आ रही है। आलूदगी बहुत है, फ़क्र फाका कशी है, बीमारी के मुख्तलिफ तरह की बीमारियां वजूद में आ रही है, बेरोज़गारी है, अदम इस्तेहकाम है। इसी तरीके से बच्चों की मजदूरी पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सिनफी अदम मुसावात पे काम करने के बावजूद भी उसमें कमी ख़ास नहीं आ रही है। दकियानूसी तसव्वुरात हमारे जहनों से ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मजहबी इम्तियाज़ात में शिद्दत आती जा रही है, तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, माजूरी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। नए नस्ल में माजूरी की जो कमियत है वो बढ़ती जा रही है। कुदरती वसाइल का इस्तेसाल हो रहा है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। ये सब ऐसे वजूहात है जो एक इंसान को, जिसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन लोगों के जो आमदनी है उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है, जो अक़दार हैं, उनको कम करने के लिए वजूहात के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे ईमानदारी है, ईमानदारी, अखलास है, अखलाकियात है, इसार व कुर्बानी का जज्बा है, इज़्ज़त व एहतराम है। इन सब चीज़ों पे, इन सब अक़दार पे इसलिए इस सब अक़दार में कमी आ रही है कि इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एक तो इंसान की तमन्नाएं, ख्वाहिशात बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है चीज़ें कि हर किसी शख्स को ये ख्वाहिश होती है कि ये चीज़ भी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हो, ये सब चीज़ें भी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हो, लेकिन आमदनी उसके हिसाब से बढ़ नहीं रही है। तो वो क्या करते हैं कि दयानतदारी को और इसी तरीके से क्या बोलते हैं उसको उस पर कंट्रोल करते हुए ख़यानत की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी ख्वाहिशात के लिए ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आईसीटी के दौर में इतनी तरीके से उनको मार्केटिंग उनके साथ की जा रही है कि उनकी जो ख्वाहिशात पे जो कंट्रोल की जो सलाहियत थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम इनके और वजूहात पे मज़ीद अगर देखें तो इनकी ज़रूरत जो है वो आपको इनकी वजूहात की तरफ आपको इशारा करेंगे कि आपसी जो अगर आलमियत की बात करें, आलमी उखुवत भाईचारगी की हम बात तो करते हैं, लेकिन उस पर कितने खड़े उतरते हैं इसके एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। दुनिया में जो बढ़ते तशद्दुद है ये हमें बता रहा है कि हम आलमी उखुवत की बात तो करते हैं लेकिन उस पर आलमी उखुवत के हम अमल नहीं है, या कह लीजिए कि अपने मफाद को उस पर तरजीह दे रहे हैं। जी।
کیونکہ ہمیشہ مفاد جو ہے، اور اس کو صرف یہ ترجیح نہیں دیتے بلکہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. ہم ایز اے انڈیویجول کہتے ہیں کہ ہمارا مفاد چونکہ اس سے کلیش کر رہا ہے، اس لیے ہمارے مفاد کو برتری حاصل ہوگی، اور ہم اسی طریقے یہ ملک لیول پہ بھی، فرد لیول پہ بھی، اور یہ سماج لیول پہ بھی اس طریقے سے جسٹیفیکیشن دیے جا رہے ہیں جو جسٹیفیکیشن قابل قبول نہیں ہے. انسان دوسرے کو کیا بولتے ہیں کہ استحکام نہ دے کے خود مستحکم زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس کا یہ تھاٹ وہ بھول چکا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، کہ آپس میں اس دنیا جس طریقے سے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ہر فرد بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اگر مان لیجئے کہ اگر کسی ملک میں انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے تو اس کا اثر، جیسے کورونا میں ہم نے دیکھا کہ اس کا اثر دوسرے ملک پہ دیر سویر آنا ہی ہے. اسی طریقے سے کسی ملک کے ایک فرد کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اگر وہ متعدی بیماری ہے تو گلوبلائزیشن کے دور میں وہ چونکہ مختلف شہروں میں اور ملکوں میں سفر کرے گا تو پھیلنا ہی ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ ہم مستحکم زندگی گزار رہے ہیں یہ کافی ہے، دوسرے کی زندگی میں استحکام نہ ہو یا نہ ہو، اس طریقے سے جو سوچ ہے اس پہ کنٹرول کی ضرورت ہے. یہ سب ایسے اسباب ہیں جو ہمیں اقدار کی تعلیم اور اقدار کی اہمیت کی طرف کو اجاگر کرتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے پہ ہمیں ابھارتا ہے. جی سر. اب سر میرا اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر اقدار کا جو اس طریقے سے بحران پایا جا رہا ہے تو ہم اس پر کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ اقدار کی تعلیم کیوں ضروری ہو گئی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اقدار کے؟ جی دیکھیے، اقدار کے اگر ہم تعلیم سے پہلے اگر ہم اس کے مقاصد پہ اگر مختصر روشنی ڈالے یا یعنی ضرورت پہ، جیسے ہم نے ان کی وجوہات کو دیکھا، اس کی ضرورت اور مقاصد پہ زور دینے سے پہلے ہم اس کی تعلیم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے، ہمارے جو کمیشنز ہے یا ہمارے آرگنائزیشنز ہے جو تعلیم سے متعلق ہے، انہوں نے کیا کہا ہے. مختصر دیکھتے ہیں پھر اس کی مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے، اگر ہم یو جی سی نے 2019 میں ایک فریم ورک لایا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انسانی اقدار کو فروغ دینے کے لیے ایک فریم ورک لایا، جس فریم ورک کے تحت پی ایچ ڈی کے کورس ورک میں یہ ریسرچ ایتھکس کیا کیا گیا، لازمی حصے کے طور پہ رکھا گیا. جی یہ ان کا یو جی سی کا کہنا تھا کہ یہ جس طریقے سے انسانی اقدار یعنی اقدار کی اتنی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ ان اقدار کو یعنی ریسرچ کا حصہ بھی رکھنا، ان میں شامل کرنا ضروری ہے. کیونکہ دو طرح کے ریسرچ اگر ہم کرتے ہیں عام طور پہ، یہ چونکہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے تعلق سے ہے اور خاص طور پہ ریسرچ کے تعلق سے، تحقیق کے تعلق سے ہے. سوشل سائنسز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا لیتے ہیں لیکن پرائیویسی کا کبھی کبھی ہم بریچ کر دیتے ہیں، پرائیویسی کا خیال نہیں رکھ پاتے. نہیں رکھتے. جی بالکل. اور اسی طریقے سے خاص طور پہ اگر ہم یعنی سائنس میں جائیں تو جانوروں کا استعمال ہوتا ہے، اس میں انسان کا استعمال ہوتا ہے. میڈیکل میں انسانوں کو کیا کرتے ہیں کہ یعنی پریکٹس کے لیے یا اس پہ تربیت کے لیے زندگی سے لوگ کھیل جاتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو ان سب چیزوں کی سوشل سائنسز میں ان کی اہمیت ہمیں کم دکھتی ہے کیونکہ ڈائریکٹلی یعنی لائف تھریٹ نہیں ہے. لیکن سائنس میں جائیں یا اسی طریقے سے سائنس میں اور اسی طریقے سے میڈیکل سائنس میں خاص طور پہ تو لائف تھریٹ بھی ہے ریسرچ میں، کہ ہم بہت سارے کیمیکلز کو ہم یوز کرتے ہیں جانوروں پہ، جاندار چیزوں پہ، انسانوں پہ، اور اس کی کیمیکلز کو ہمیں صرف ریئیکشن دیکھنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریسرچ صحیح راستے پہ جا رہی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ویسٹ میں اس پہ کافی فوکس ہوا، مغربی ممالک نے اس طرح کے قوانین بنائے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے یعنی ہمارے یہاں یو جی سی نے 2019 میں اس پہ قانون ایک فریم ورک بنایا جن میں ان ساری چیزوں پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی. جی سر. جو اس بات کی طرف اجاگر کرتا ہے کہ اقدار کی تعلیم صرف اسکول ایجوکیشن پہ نہیں ہے بلکہ ہائر ایجوکیشن میں بھی ضروری ہے. اسکول ایجوکیشن کی بات کریں تو اور پہلے جائیں، 2005 میں جب NCF بنا تو اسی وقت اقدار کی تعلیم کو اسکول کے حصہ بنانے کے طور پہ یہ پیشکش کی گئی تھی. اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ اقدار کی جو میں کمی ہے، اس کمی کا احساس صرف ہمیں یہ نہیں کہ تیسری ڈیکیڈ میں ہو رہی ہے، یعنی 21ویں صدی کے تیسری دہائی میں ہمیں اس کا احساس ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا احساس فرسٹ دہائی میں بھی تھا، پہلی دہائی میں. اسی لیے 2005 میں جب NCF بنا تو وہاں پہ بھی اقدار کی تعلیم کے لیے ایک سلیبس بنانے کی بات ہوئی،
اور اس کو اسکول ایجوکیشن کی لازمی حصہ کے طور پہ رکھنے کی بات ہوئی. جی سر. سر سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ رکیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. بریک کے بعد پھر لوٹیں گے. دوستوں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. آئیے اب سنتے ہیں عرض کیا ہے. آداب، میں ہوں ڈاکٹر حشمت اور آپ سن رہے ہیں عرض کیا ہے. عرض کیا ہے میں آج ہم بات کریں گے صالحہ عابد حسین کی. صالحہ عابد حسین کا اصل نام مصداق فاطمہ تھا. وہ خواجہ غلام الثقلین کی صاحبزادی اور ڈاکٹر سید عابد حسین کی بیوی تھیں. وہ خواجہ الطاف حسین حالی کے خاندان میں پیدا ہوئیں. لکھنے پڑھنے کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا. مشہور مصنف، فلسفی، ماہر تعلیم ڈاکٹر عابد حسین سے شادی کے بعد ان کی تصنیف و تالیف کے شوق میں مزید اضافہ ہوا، لیکن ان کی بنیادی حیثیت ناول نویس اور افسانہ نگار کی ہے. صالحہ عابد حسین اپنے قلم کے ذریعے تحریک آزادی میں شریک رہیں. انہوں نے اپنے ناولوں، افسانوں اور ڈراموں کے ذریعے انسانی اور تہذیبی خطروں کو عام کیا اور عورتوں کے مسائل اور سماجی خرابیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی. حکومت ہند نے ان کو پدم شری کا اعزاز عطا کیا. کئی صوبائی اکادمیوں نے بھی انہیں انعام دیے. ان کے ناولوں میں عذرا، آتش خاموش، قطرے سے گوہر ہونے تک، یادوں کے چراغ اور اپنی اپنی سلیب خاص طور پر قابل ذکر ہیں. افسانوں کے 4 مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں. دوستو، یہ تھیں صالحہ عابد حسین اور ان کے ادبی کارنامے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب. You were listening to عرض کیا ہے. مارکیٹنگ اور برانڈ پروموشنز کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ریڈیو مانو @manu.edu.in پر. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آپ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام آموزش. آج ہم ویلیو ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آفتاب عالم سر ہیں. سر، ابھی آپ اقدار کے مقاصد اور اقدار کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اقدار کی تعلیم میں اساتذہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اساتذہ یعنی تعلیم کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ استاد اور طالب علم 2 اہم کڑیاں ہوتی ہیں، جس میں اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو یعنی طالب علم کو یا طلباء کو کہہ لیجیے کہ ایک اہم درجہ دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی شروعات یعنی تعلیم کی شروعات کی اگر ہم بات کریں تو اس کی شروعات میں کہہ لیجیے کہ جو درجہ اساتذہ کو تھا، پرائمری درجہ اساتذہ کو دیا جاتا تھا. اس کے بعد سیکنڈری درجہ یعنی طلباء کو تھا. پھر پہلے جیسے کہ ہم 1 پولر 2 پولر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے استاد ہی مین ہوا کرتے تھے، سب سے اہم اور
मरकजी हैसियत रखा करते थे तालीम में। उसकी अहमियत तो कम नहीं हुई, लेकिन चूंकि टीचिंग पे लर्निंग को फौकियत दी गई है कि टीचिंग का जो मकसद है वो लर्निंग है, और लर्निंग को टीचिंग पे अहमियत देते हुए अब जो मरकजी हैसियत दी जाती है वो तलबा को दी जाती है, तलबा को दिया जा रहा है। जी हाँ, साथ साथ इन्वायरमेंट भी एक अहम दर्जा हासिल कर लिया है, जो तीसरे पोल के तौर पे जिसको जाना जाता है, जिसमें क्लासरूम वगैरह है, वहाँ के हालात हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये हम बात करें कि इससे असातिज़ा की जो अहमियत है वो कम नहीं हुई। आज भी इसमें प्रोसेस में यानी तालीम के प्रोसेस में उस्ताद की अहमियत उसी कदर कायम है जिस कदर उनकी अहमियत तब थी जब सिंगल यानी वन पोलर प्रोसेस की बात कर रहे थे। क्योंकि उस्ताद के बिना, आज गर्चे हम बहुत सारी बातें करते हैं कि उस्ताद के बिना बगैर हम तालीम देने की बात करते हैं, आईसीटी के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, और इस पे जोर दिया जाता है कि उस्ताद के बगैर ही तालीम दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो आईसीटी के जो टूल्स डेवलप कर रहे हैं या कह लीजिए कि उस पे जो कंटेंट दे रहे हैं वो भी कोई ना कोई उस्ताद ही दे रहा है। तो उस्ताद का गर्चे बराह रास्त मिलना, ऑफलाइन मिलना, गर्चे उस पे जोर कम होता जा रहा है ऑनलाइन आने की वजह से, लेकिन उस्ताद की अहमियत कल भी कायम थी, आज भी कायम है और आगे भी कायम है। कायम, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि जिस तरीके से ये अक़दार की जो तालीम है ये किताबी तालीम नहीं है। सबसे ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है कि जैसे कि हमने ऊपर इसकी जब डेफिनेशन बता रहे थे, जब इसके तस्वुर को बता रहे थे, वहाँ पे हमने बताया ये इक्तिसाबी अमल में ज़िम्नी तौर पे इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बनता है। डायरेक्टली हम इसकी टीचिंग अगर हम करते हैं तो उस तरीके से उसका असर जो है इतना ज़्यादा नहीं होता जितना इनडायरेक्टली होता है। यानी उस्ताद जो है रोल मॉडल के तौर पे इसमें काम करते हैं। अगर एक उस्ताद बच्चों से तरीके से बात करता है, उनको इंसानी जो इज्जत होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम में हर बच्चे को जो एज ए इंसान, एक ऐसा फर्द जो उनकी इज्जत है, अगर वो हम इज्जत देते हैं, डेमोक्रेटिक वे में हम उससे बिहेव करते हैं, उनके सवालों को पूरा सुनते हैं, उनको इज्जत से उनसे बात करते हैं, तो इनडायरेक्टली उनके लर्निंग जो इक्तिसाब किताबी लर्निंग है, उनके साथ साथ उनके अक़दार में भी वो भी अपने बड़ों से इज्जत से बात करेगा, अपने बड़ों को या छोटे को पूरी बात बोलने का मौका देगा, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करेगा। ये एक ऐसी चीज़ें नहीं है अक़दार की तालीम की। जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट हम इनको टीचिंग नहीं करते, डायरेक्ट टीचिंग इसकी नहीं होती, ये इनडायरेक्ट टीचिंग या जो इसकी किताबें हैं अगर हम उस पर भी गौर करें तो ज़्यादातर हम इसको क्या करते हैं कि कहानियों के ज़रिए, वाक़यात के ज़रिए हम इसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यानी उसका माहसल क्या निकला इस कहानी का, या इस वाक़े का माहसल क्या है, किस तरीके से ये इसमें यानी कैसा रोल अदा किया, जिसका असर क्या हुआ। तो इस तरीके से इसलिए इस उस्ताद की अहमियत बढ़ जाती है कि बच्चा ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं है, यानी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस्ड ये चीज़ें नहीं है कि बच्चा पढ़ के सीख ले। अगर हम बच्चों को कहेंगे कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों से तमीज़ से बात करनी चाहिए, तो उस तरीके से वो अक़दार उसकी ज़िंदगी में डेवलप नहीं करेंगे जिस तरीके से एज ए टीचर अगर हम ये करके दिखाएंगे उनके साथ, या हम किसी का लाइफ एग्जाम्पल देंगे, जैसे महात्मा गांधी का अगर हम एग्जाम्पल देंगे और नॉन वायलेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ज़्यादा असर करेगा इससे कि हम डायरेक्ट अगर कह दें कि नॉन वायलेंस से नुकसान होता है, नॉन वायलेंस से फ़ायदा है, वायलेंस से नुकसान है, अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से बताएंगे तो बच्चे उस तरीके से नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर हम उसी को एग्जाम्पल दे के बताएंगे, किसी की लाइफ से जोड़ के बताएंगे, तब बच्चों की ज़िंदगी में वो एक ऐसा असर करेगा कि जब भी उस तरीके से हालात आएंगे तो वो फिर उस हिसाब से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये चूंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग नहीं है और ये फैक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं है, इसलिए असातिज़ा की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि इनडायरेक्टली चीज़ों को समझाना होता है, रोल मॉडल के तौर पे चीज़ों को करके बताना होता है, इसलिए उस्ताद की अहमियत मज़ीद दीगर चीज़ों से ज़्यादा बढ़ जाती है और उस्ताद इसलिए इसमें अहम है। जी सर। सर अब वक्त हो चुका है, हम अपनी बातों को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम आमोज़िश। आज हमने वैल्यू एजुकेशन पे बात की। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब आलम सर थे। सर ने बहुत अच्छे अंदाज में अक़दार क्या है, अक़दार की अक़साम, उसकी ज़रूरत और असातिज़ा किरदार क्या है उस पर बात की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अलविदा लेंगे दोस्तों आपसे, और जल्दी ही हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अलविदा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजल जहीर साहब और IMC।
थैंक यू। आप सुन रहे थे आमोजिश रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।